नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में जब से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं तभी से लगातार सीएम बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज चन्नी सरकार ने अहम फैसलों पर मोहर लगाई। सीएम ने 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश दिया। वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी सूचना गवर्नर को भेजी जाएगी और कल पंजाब में नए एजी की नियुक्ति कर दी जाएगी। उससे पहले शाम को मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें राज्य के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। चुनाव को देखते हुए जनता के हित में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। इसके अलावा पंजाब सरकार ने रेत माफिया पर नकेल कसने की नीति भी तैयार की है। सीएम ने कहा कि अब हर खड्ड पर रेत का मूल्य ₹5.50 प्रति क्यूबिक फीट होगा। बहुत सस्ता रेट है सी जिहदे च भराई भी है, जिहदे जिमीदार दे पैसे भी है, जिहदे सदाई भी है, दरिया चों बाहर भी कढ़ना है। वो ऐसी रेट ₹5.5 करता है जिहड़ा कि 4 गुणा घट होया है साडी वो पिछली सरकार ते पिछली बादलों की सरकारां नालों तो शायद 6 लोगों के पक्की ऐसी पॉलिसी लेके आए है। लेकिन फिर मैं कहना कि साडी पार्टी का विजन है जिहड़ा वो आने वाले समय च असीं लागू करांगे और नवी पॉलिसी जिहड़ी असीं एक विजन देवांगे ते कोई खड्ड ऐसी इलीगल चलन नहीं देवांगे। ठीक है, पिछले समय च जिहड़ा कुछ होया तुहानूं भी पता है, कौन मजीठिया सी, कौन सी, कित्थे कित्थे किस तरह चलता रहा। यही इत्थे सुखबीर सीगा, यही कुछ इत्थे होया है। लेकिन भरावो एक गल दस देना, हुण लोकां दी सरकार है। मैं लोकां नूं कह देना कि अपना मोबाइल लेके खड़ जाओ, उत्थे मेरे नौजवान मुंडे खड़नगे। पुलिस वालियां नूं कहता या तुसीं नहीं या मैं नहीं। नौजवान मुंडा एक मनु कोई वीडियो पा देवे कि जी ने मेरे 5.5 नहीं ₹5.60 लए। 50 किलोमीटर अंदर भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस से, प्रदीप भटनागर बीजेपी से और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले केवल ढींगरा जी के पास। केवल ढींगरा जी, प्रदीप भटनागर जी आप भी सुनिएगा, राहुल लाल जी, हर राज्य में एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो राज्य के मसलों को अपने स्तर पर हल कर दे और जनता के लिए तुरंत फुरत फैसले ले। अब ये चुनाव हो या कुछ भी हो, लेकिन जनता को बड़ी उम्मीदें रहती है अपने मुख्यमंत्री से। पहले एक दौर था कि जब मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहा करते थे, उनका इतना वैल्यू, इतनी क्रेडिट वैल्यू होती थी। आज भी उड़ीसा का उदाहरण एक अपवाद है। वहीं अब एक सक्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी ने जो अपना रोल निभाया है, जनता की उम्मीदों को एक कहीं ना कहीं एक दिशा मिली है। देखिए, जिस तरह से पंजाब के सीएम बने और उन्होंने एकदम से इतने फैसले लिए और सीधे जो फैसले हुए उसमें करीबन आज जो फैसला हुआ कैबिनेट में वो 36,000 कर्मचारी जो है वो पक्के किए जाएंगे। एक तो ये फैसला हुआ और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात कि आम लोगों की सरकार बनी है, जो आम जनता है उसके हित की सरकार है। जिस तरह से अभी पिछला दिवाली का दौर गुजरा और पूरे 2 साल से कोरोना काल के साथ सारा देश पीड़ित रहा, उसके बाद ये जो दौर गुजरा इसमें दिवाली लोगों को प्रॉपर तरीके से मनाने दी गई पंजाब में। और किसी को स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि किसी आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, नहीं तो आम आदमी को परेशान करती है पुलिस और अदर कर्मचारी, सबको स्टैंडिंग ऑर्डर दिए गए। इसी तरह से जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जमीन से जुड़े हुए सभी काम किए, बिजली का रेट कम किया, फौरी तौर पे पेट्रोल और डीजल का रेट कम किया। आप ये देखिए कैसे फैसले लिए।
18% के करीब पंजाब के अंदर वैट था और सीधा 9% कर दिया। जिस तरह से सेंटर की सरकार ने 180% सेंटर टैक्स लगा रखा है, उसके बीच में 5-10 रुपए कम किए तो वाहवाही लूटने के लिए स्टेटों के ऊपर, जो कांग्रेस की स्टेटों थी उनके ऊपर जिम्मेवारी डाल दी कि वो भी कम करें। नहीं देखिए सर, देखिए केवल ढींगरा जी, जिनको जीएसटी नहीं मिल रहा, केवल ढींगरा जी दूसरे अमाउंट नहीं दे रही सेंटर की सरकार, केवल ढींगरा जी, सेंटर सरकार की ना अमाउंट मिलते हुए भी वैट में आधा कम कर दिया सीधा। केवल ढींगरा जी, हम आज आरोपों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पसंदीदा मुख्यमंत्री जनता का, जो जनता के फैसले ले और जनता के हित में फैसले ले, वो होना बहुत आवश्यक है। प्रदीप भटनागर जी आपके पास आते हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उड़ीसा नवीन पटनायक, दिल्ली अरविंद केजरीवाल, ये वो लोग हैं। और फिर उसके बाद एक चेहरा ऐसा आता है मैदान में उतर के, अखाड़े में, जो अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान उतरे हुए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री पंजाब। ये एक ऐसा जनता का मुख्यमंत्री होना चाहिए जनता के पास, जो जनता की जो समस्याएं हैं क्षेत्रीय स्तर पर उनको समझ ले और उनको हल कर दे। हम आज आरोपों की बात नहीं कर रहे हैं, आज जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको प्रदेश की बात करिए बोलने की, तो मैं आपको बता दूं कि प्रदेश का, सूबे का जो मुखिया बनता है, ठीक है, अगर मुख्यमंत्री कार्यशैली को, अपने राजस्व को, हर चीज को अगर अच्छी तरीके से लेके चले तो वो प्रदेश वो उन्नति करता है। और उदाहरण के लिए आपने भी 2-3 नाम बताए भी मुझे। अगर मैं पंजाब की तरफ अगर चलूं तो, अगर पंजाब की तरफ अगर चलूं तो बड़ा अफसोस होता है कि 2,73,000 करोड़ रुपए घोटाले से जो घाटे से चल रहा है, जो 2021 और 22 का 800 कुछ करोड़ रुपए घाटे से वित्त मंत्री ने खुद दिखाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 36,000 जो आपने टॉफी दिए लोगों को, आप नौकरी पक्की करने के लिए, कहां से देंगे? वित्त आयोग आपका खुद कह रहा है कि हम 800 के घाटे से चल रहे हैं 2021-22 में। आपको बिजली के पैसे देने हैं, आपको बिजली कंपनी पैसे मांग रही है, वो आप बता नहीं रहे इसके बारे में। भाई आप पहले, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा काम किया है जनता के लिए, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, मगर आप जो कंगाली कारागार पे जा रहे हैं, आपने उसे विकसित करने के लिए, आपने राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या किया है? अब देखिए प्रदीप भटनागर जी, ये तो और भी मुख्यमंत्री इन परेशानियों का सामना कर रहे होंगे राजस्व का, और कहीं ना कहीं से ला ही रहे होंगे। मैं पूरा कर रहा हूँ जी। देखिए, बिल्कुल घाटा होता है, हर प्रदेश में होता है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई थी तो टॉफी खाने के ही पैसे नहीं थे। 10,000 करोड़ रुपए का तो बिजली का बकाया था उत्तर प्रदेश सरकार पे, जब दूसरी सरकार छोड़ी गई थी। ये नहीं मैं कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कर्मचारियों को तो पक्का कर रहे हैं। आपने जो 13 सूत्री कार्यक्रम चलाया, जो आपने अपने लड़ाई झगड़े के चक्कर में जो पंजाब का जो आपने बंटाधार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, और आपको पता है कि पंजाब में दोबारा सरकार नहीं आनी है आपकी, और जो आप टॉफी बांट रहे हैं आगे वालों के लिए, वो एक चीज समझने वाली है। वो कहना चाह रहा हूँ जी, आप 2,73,000 करोड़ घाटे जो प्रदेश की सरकार चल रही हो, जो 22 800 समथिंग करोड़ रुपए का नुकसान हो, जहाँ पैसा नहीं है और जहाँ घाटा इतना लंबा चौड़ा है, तो आप जो पक्के कर रहे हैं उनका क्या कैसे करेंगे आप? छठे वेतन आयोग पे आपने पूरा किया नहीं आपने। इसका जवाब राहुल केवल ढींगरा जी दे देंगे। हम राहुल लाल जी के पास चल रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, सवाल का बहुत समीक्षात्मक जवाब देते हैं, विश्लेषणात्मक जवाब देते हैं। राहुल जी, एक जो मुख्यमंत्री, पहले एक दौर था कि जब मुख्यमंत्री गेगांग अपांग से लेके, और कई ऐसे मुख्यमंत्री थे, ज्योति बसु, कई ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका एक लंबा कार्यकाल रहता था, जिनके सामने ये चुनाव प्रणाली गौण हो जाती थी, चुनाव के मायने उनके सामने समाप्त हो जाते थे। लेकिन अब एक ऐसा दौर है कि जब मुख्यमंत्री से भी उम्मीदें राज्य की जनता को बहुत तुरंत फुरत और शीघ्र होती हैं, और अगर वो उम्मीदें पूरी होती हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई सानी नहीं होता। तो आज जिस जगह चरणजीत सिंह चन्नी खड़े हैं, निश्चित रूप से जनता की जो अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं। बहुत सारे नाम हमने लिए, तो ये कौन सी दिशा है? ये सही दिशा है, गलत दिशा है, या जनता के काम हो जाना अच्छा काम है? मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, लेकिन जनता के मसले अगर जल्दी हल हो तो ये बड़ा अच्छा काम है। देखिए चंद्रशेखर जी, लोकतंत्र में जनता ही सबसे मूल मंत्र है। अगर मुख्यमंत्री जनता के लिए प्रतिबद्ध है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी तब भी हम लोगों ने देखा था
कि बिजली को लेकर एक बड़ी सी जो है कि इनके तरफ से घोषणा की गई थी, जो बड़ा स्वागत योग्य कदम था। तो ये मुख्यमंत्री का काम हमेशा ये होना चाहिए कि वो जिस प्रकार से भी कर सके जनता को एक सही सुशासन दे, व्यवस्थित शासन दे, पहली चीज, और जनता को आप जितनी ज्यादा से ज्यादा आप राहत दे सकते हैं। राहुल जी आपका जवाब लेंगे, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, आप जवाब दे रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, जनता का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था चंद्रशेखर जी की देखिए, प्रथम मंत्रिमंडल के बैठक में भी जो चन्नी साहब ने फैसले लिए वो किस प्रकार के फैसले थे, स्वागत योग्य फैसले थे या नहीं थे। फिर आज भी आप देखिए जो फैसले लिए गए हैं, देखिए हर तरफ ये काफी नेताओं के द्वारा ये आश्वासन देना काफी आसान चीज होता है कि नहीं कर्मचारियों की नौकरी जो है कि पक्की कर दी जाएगी। ये आश्वासन हर जगह लोग चुनाव के पहले देते हैं, लेकिन इन आश्वासनों को हमने चुनाव तक भी पूरा होते हुए कभी देखा नहीं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल जो कि उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तरफ से कि भाई अगर पहले से ही राज्य इतने घाटे में है तो उसके आय के संसाधनों के स्रोत क्या होंगे, क्या उसके लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जब इस प्रकार के निर्णय ले रहे हो जरूर उस पक्ष के ऊपर भी सोच रहे होंगे। और दूसरी चीज कि अभी इस समय अगर हम लोग देखें, चाहे आप किसी भी बजट में चले जाइए चंद्रशेखर जी, आप केंद्र सरकार के बजट को देखिए या दूसरे अन्य राज्यों के बजट को देखिए, आय और व्यय के बीच में भारी अंतर है। क्योंकि इस समय हम लोग पहले से ही कोरोना एक तरह से महामारी के दौर में जा रहे हैं। अगर हम मुझे याद है इस साल का जो बजट था निर्मला सीतारमण का, जो उन्होंने जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था उसमें भी कम से कम 20 से 25 लाख करोड़ के बीच का एक अंतर गैप बना हुआ था। और सरकार से जब उसमें सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कर लेंगे, तमाम दूसरे उपाय करेंगे, जो भी चीज करेंगे। और आज के दरमियान में हम लोगों ने चंद्रशेखर जी ये भी चीज देखा है कि केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। यही कारण है कि राज्यों का जो संवैधानिक हिस्सा है जीएसटी के रिफंड, प्रत्येक राज्य सरकारों के पास जीएसटी रिफंड भी बकाया है। वो बाद में जैसे जैसे केंद्र सरकार के पास वो पैसे होते हैं वो दे रहे हैं। हम लोगों ने ये चीजें भी देखी कि किस प्रकार से जो है कि आरबीआई के जो रिजर्व थे उससे भी पैसे निकाले गए। तो लेकिन देखिए मूल चीज ये है कि जनता का जो कल्याण है, लोक कल्याण, वो होना चाहिए। जनता ही लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि है। अब अगर ये सवाल उठता है कि भाई आखिर ये तो चुनाव के समय लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये भी एक तरह से बात यहाँ पे उठाई गई कि भाई आखिरी समय में, लेकिन हम लोग तो इस प्रकार की घोषणाएं दूसरे राज्यों में भी सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कई बड़ी घोषणाएं की अभी इस समय। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री एक तरह से गरीब खाद्यान्न योजना जो था, जिसको कि केंद्र सरकार नवंबर के बाद से बंद कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि हम अपने यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे और उसमें हम एक तरह से सरसों तेल भी देंगे, दाल भी देंगे, कई और अन्य प्रकार की चीजें देंगे। राहुल जी, देखिए राहुल जी, आपको हार्दिक हृदय से साधुवाद कि आप जब विश्लेषण करते हैं तो पारदर्शिता बहुत रखते हैं और ये बहुत आवश्यक है। इस समय ये पारदर्शिता होनी चाहिए और आप इसको बनाए रखिएगा। जी शुक्रिया जी। केवल ढींगरा, हाँ जी बताएं। मैं एक आखिरी वाक्य में कह लूं जी कि देखिए जनता को आपके लेके आपको सोचना पड़ेगा। आपको यहाँ पे भी अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं की आलोचनाएं होती है कि भाई चुनाव का समय आ गया, अभी धामी जी क्यों घोषणा कर रहे हैं, चुनाव का समय आ गया, लोग कहते हैं कि भाई अभी योगी जी क्यों घोषणा कर रहे हैं, या फिर चेन्नई को लेकर आलोचना की जा रही है, क्यों घोषणा की जा रही है। पहले तो जनता को लेकर इस प्रकार की कोई घोषणा कर रही है तो उसको उसी समय हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। आप घोषणा भी क्यों कर रहे हैं, क्यों सरकार कुछ अच्छा करना चाह रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, देखिए राजस्व कहाँ से आएगा, राजस्व कहाँ से नहीं आएगा, ये सब काम सरकार का है, सरकार करती भी रहेगी। कई जगह बीजेपी की सरकार है, जैसा राहुल लाल ने कहा, कई जगह कई और पार्टियों की सरकार है। टीएमसी अपना सोचेगी, आम आदमी पार्टी अपना सोचेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता को एक ऐसा सक्रिय मुख्यमंत्री चाहिए जो उसकी बातों को समझ ले। ये जो राहुल जी ने अभी कहा कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, एक बड़ा डिफरेंस है। यही एक मार्मिक बात किसी आम इंसान के साथ भी है। जब उसको घर चलाना होता है तो खर्चे ज़्यादा हैं लेकिन आय कम है, बावजूद इसके वो खड़ा रहता है, लड़ता है, डटा रहता है और तमाम संघर्ष करता है जीवन भर, फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। असल में आम आदमी की जिंदगी बहुत दुर्भर रहती है क्योंकि उसको हर जगह पे लड़ना पड़ता है।
लेकिन जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने थोड़े से ही टाइम के अंदर करके दिखाया है। जिस तरह से 18% से वैट को 9% कर दिया, ये घोषणा नहीं है, ये कर दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, 36,000 कर्मचारी जो उन्होंने कहा है हम पक्के करेंगे, वो ऑलरेडी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने की बात कही है उन्होंने। तो ये ऑलरेडी कर्मचारी है हमारे पास, वो कच्चे पे कम सैलरी पे है, उनको पक्का करने की बात कही है। तो अगर पक्का करेंगे तो उनकी सैलरी जो है अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को सुधारना चाहते हैं तो उनकी जेब में पैसा जाना चाहिए। तो अगर जो अमाउंट की बात है, अगर मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं हम उनको पक्के करेंगे, तो पक्के करने का मतलब ये है कि वो पहले फाइनेंशियल सिस्टम देखेंगे, उसके साथ साथ आज जो कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, तो फाइनेंस का काम देखने के बाद उन्होंने फैसले लिए। मैं एक दूसरी बात, बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमेशा विकास की रही है, लोगों के फायदे की सरकार जो है ये दोबारा कांग्रेस की पंजाब में बनने जा रही है। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है पंजाब के अंदर, आपसे चर्चा तो जारी रखेंगे। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रदीप भटनागर जी के पास जाना चाहेंगे। प्रदीप भटनागर जी, जब आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री झोंपड़ियों से निकलना चाहिए, तब आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री चिमनी के नीचे से पगडंडियों से भी आना चाहिए। आप कहते हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल जो तमाम आबादी है उसके सबसे पीछे का चेहरा भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तब आपको स्वागत करना चाहिए। पंजाब में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जनता के मसलों को सुनता है, जनता के मसलों को हल करता है। हमने आपके मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों का नाम लिया, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तमाम लोगों का नाम लिया है। जनता की बड़ी उम्मीदें हैं राजनीति से, और ये उम्मीदें जब हल होती हैं तो अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? जी, मैं एक क्वेश्चन डाल दूं। जी ठीक है, हम आप बैठ के बड़ी दलितों की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं। जब वो एक पद पे पहुंच जाता है, वो एक पिछड़ा या दलित नहीं रह जाता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है या मंत्री बन जाता है। ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए। और चन्नी जी तो नेता विपक्ष भी रहे और बड़े पदों पे रहे हैं, विधायक लंबे टाइम से अनुभव है। ठीक है, इनको एक उठाया गया कि दलित कह के आप प्रोत्साहन दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर मैं वापस अगर वित्तीय में चलूं तो 88% इस समय लॉस में चल रहा है पंजाब सरकार, जो एक सरकार समगुण संपन्न अगर देश के अंदर देखा जाए तो या महाराष्ट्र या गुजरात की सरकार जो आती थी समगुण संपन्न में, या फिर पंजाब सरकार आती थी गिनती में। ये पंजाब सरकार या पंजाब के लोग बहुत पैसे वाले हैं और धनवान राज्य है। आज उस राज्य में अगर उठा के देखा जाए पर्दा तो 88% घाटे में चल रही है सरकार। उस विषय में बताना पड़ेगा। इनके खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि 20 और 21 के जो बजट में कि 22-25 हजार, सॉरी 2 लाख समथिंग 50,000 करोड़ के घाटे चल रहे हैं। आपने बिल्कुल 36,000 लोगों को पक्का करने के लिए कहा। ठीक है, आप ये स्टंट बताइए कि हमने राजनीतिक स्टंट करा है। आपको जो है, जो पार्टियों ने मन भावन जो भी चीजें तोहफे देने के लिए पंजाब में कही है, उसके बारे में यही कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इनके बिजली के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। अब भाई अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली बिल्कुल पंजाब जा रहे हैं और बिजली फ्री और सब कुछ फ्री दे रहे हैं, मगर देंगे तो तब जब प्रदेश में कुछ होगा। अगर फिर पंजाब की तरफ चले तो बता दीजिए आपने एमएसएमई पे कितना काम किया? आपने 100 टन से ऊपर गेहूं आपने खरीदा, आपने कहां बेचा? आपने कौन सी नई इंडस्ट्री, नया हब बनाने की कोशिश करी? आपने बता दीजिए। आपने कोई नई इंडस्ट्री कोई आपने विकसित करने के लिए पंजाब को नया काम किया? बताइए। पूरे 5 साल पंजाब की सरकार ने देखा कि कैसे एक मंत्री और मुख्यमंत्री का झगड़ा, दिल्ली पंजाब चंडीगढ़, दिल्ली पंजाब चंडीगढ़, दिल्ली पंजाब चंडीगढ़, पूरा 5 साल निकल गया। तो आज पंजाब की जो हालत है कि आज वो बस अपनी नई अगर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लेनी चाहे तो ले नहीं सकती वो। आप ठीक है, चिन्नी जी ने घोषणा करी, स्वागत करते हैं, राज्य के लिए जो जनता है उसके लिए करी, अच्छी बात है। मगर आप ये तो बताइए कि आप पैसा लाएंगे कहां से, आप पूरा करेंगे कैसे? अब ये तो आपने विषय बनाया, मैं और पूरा करा, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए।
अब आपका दूसरा विषय आता है कि आपने जो बीएसएफ ने जो 50 किलोमीटर करे, अब आप झगड़ा उस पर आता है आपका, जो आपने अपने जो मैनिफेस्टो में आप जनता को कह रहे हैं, क्या सरकार ने बॉर्डर एरिया जो लगता है पंजाब का, उसमें अगर चीजें सुरक्षा को लेकर बढ़ाई गई और आपके ही नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत करा, तो क्या ऐसी बात है कि जो पूरा पंजाब विरोध में खड़ा हो गया? अब आइए तीसरी बात पे, एक जो 13 सूत्री कार्यक्रम बिट्टा जी ने चलाया, कि देखिए आज न्यूज चल रही है कि बिट्टा जी की सारी बातें मानेंगे चिन्नी जी अब आ गए झुकाव के अंदर बिट्टा जी के। क्या पंजाब की सरकार बिट्टा जी चला रहे हैं, चिन्नी जी चला रहे? पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। अब देखिए सर, आदमी अगर खुले मन से फैसले करे तो फिर आप कहते हैं कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं राहुल जी। चंद्रशेखर जी, कई चीजें यहाँ पे एक तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने पुनः उठाया है कि भाई पंजाब कर्ज में काफी डूबा हुआ है। ठीक है, ये स्थितियां हैं, हम लोग जान रहे हैं ये स्थितियां। हम लोगों ने देखिए, मैं अभी आपको आंकड़ा वही दे रहा हूं कि ये इसी स्थितियों से केंद्र सरकार भी जूझ रही है। हमारा जो केंद्रीय जो जीडीपी कर्ज अनुपात है वो 93% के आसपास पर भी खड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं पे खर्च नहीं करेंगी। वो कह देंगे कि नहीं, अब हम सोशल सेक्टर पे खर्च नहीं करेंगे, तमाम दूसरी चीजें नहीं करेंगे। आपको और हमें सबों को पता है कि डीजल पेट्रोल के ऊपर जो एक तरह से जो उनको बार बार जो एक्साइज ड्यूटी उन्हें बढ़ानी पड़ रही थी, जिससे महंगाई बढ़ रही थी, उसका कारण यही था कि सरकार के खर्चे ज्यादा थे और उनका जो है कि आय था उसके तुलना में आय काफी कम हो रहा था। तो इसलिए आय के एक माध्यम के रूप में उससे बार बार प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी चीजें जो बार बार उठ रही है कि भाई 5 साल के पहले तो एक दूसरे मुख्यमंत्री थे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ चन्नी साहब जब से अभी आए हैं, इनका जो पूरा का पूरा जनता से कनेक्ट होने की जो पूरी स्थितियां मुझे नजर आ रही है कि जिस तरह से कनेक्ट होते हैं, रास्ते में भी लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, लोगों के दुख दर्द को सुनते हैं। और देखिए, अगर वहां तक ही वो एक्शन केवल होता कि वो केवल हम लोग वीडियोस में उसी तरह से हमें दिखता, तो मैं मानता कि वो एक तरह से राजनीतिक प्रपंच है, राजनीतिक नाटकबाजी या राजनीतिक ड्रामाबाजी कर देता। बिल्कुल। लेकिन जब वो कैबिनेट बैठक ले रहे हैं चंद्रशेखर जी, तो वहां पे भी वही सारी चीजें परिलक्षित हो रही है। अब अगर ये चीजें कही जाए कि 5 साल क्या हो रहा था, देखिए सवाल तो फिर तब तो ये उठेगा कि उत्तराखंड में भी हमने देखा कि अभी कुछ महीने में ही जो कि वहां पे तीसरे मुख्यमंत्री खड़ा है वहां पे। अब अशोक धामी जी को कहा जा रहा है कि वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, तो भाई तब तो फिर ये सवाल वहां पे भी खड़े होंगे। देखिए, ये चीजें अच्छी है कि अच्छी बात होती कि वहां पे अशोक धामी भी कभी एक अच्छा कार्यकाल बड़ा मिलता, स्वागत हुए कदम होता। यहाँ पे चन्नी साहब को भी एक लंबा कार्यकाल पहले से मिलता, वो स्वागत योग्य स्थितियां होती। लेकिन वो अतीत के समय में बीत चुके हैं। वर्तमान में जो चीजें चल रही है, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, वो तो तय करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। लेकिन हाँ, चन्नी जी की जो गतिविधियां देवन से नजर आ रही है, जो अब तक हम लोग देख रहे हैं, वो एक तरह से जनता के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बारे में निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए प्रदीप भटनागर जी, जब लगता है कि कहीं कोई नायक ऐसा जनता को मिल रहा है तो इसका खुले मन से स्वागत करना चाहिए। राजस्व की अपनी अपनी स्थितियां हैं, सभी राज्यों में होंगी। आज 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में गेहूं, राशन, अनाज मिला और अगर वो 30 नवंबर को बंद हो जाएगा तो बुरा थोड़ी कहा जाएगा। सरकार ने जो कर सकती थी किया, जो नहीं किया जाएगा उसको कैसे करेगी। कोविड के बाद जितनी प्रदेश की सरकारें थी, सबने भी अपने घाटे को पूरा करने के लिए पूरे काम किए और उभर के ऊपर आए भी। जितनी प्रदेशों की सरकार, ऐसा क्यों कि पंजाब की सरकार में इतना लंबा घाटा क्यों? पहली चीज, इस समय 2020 से लेकर उस समय जो प्रदीप भटनागर जी, उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो तो आपके संग मीटिंग कर रहे हैं लगातार। मैं तो पंजाब के बारे में बोल रहा हूँ। मैं तो घाटे पूरे करने के लिए सब प्रदेश सरकारें अपना काम कर रही है जी। मगर 88% जो घाटा राजस्व चल रहा है, मैं तो उसके विषय पे कह रहा हूँ क्यों नहीं पूरा किया। अब आइए दूसरी बात पे, 2020 से लेके अप्रैल तक 760 किलो गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। करीब समथिंग 11,000 से ऊपर FIR है जिसके ऊपर काम नहीं चल रहा। जो नशीले पदार्थ है, पंजाब पूरा डूबता जा रहा है। जी हाँ, उसके विषय में कुछ नहीं बोल रहे। वो जी ने कहा जवाब केवल ढींगरा जी से लेंगे। पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। प्रदीप भटनागर जी, आप अपना जवाब जारी करें। मैं यही कह रहा था कि अगर 13 सूत्री कार्यक्रम जो दिए सिद्धू जी ने, उसके विषय में अगर मैं आऊं और जिस पे पंजाब की सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसके विषय में बिल्कुल नहीं बोलते। सिद्धू जी चाहते हैं रेत माफिया को जिंदा करना, सिद्धू जी चाहते हैं ड्रग्स वालों को जिंदा करना,
चेन्नई जी जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं अब अपनी दोबारा सीट, अपनी कुर्सी लाना दोबारा, तो इसलिए सीएम वाला काम कर रहे हैं वो। और एक सीएम को जमीनी आदमी होना चाहिए, जनता से रूबरू होना चाहिए। जनता का भय जाता है, अपना नजदीकी बढ़ती है कि भाई हमारा जो सूबे का मुखिया है वो हमारे नजदीक आ रहा है, हमसे रुकता है, बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मगर पंजाब सबसे विकसित प्रदेश होने के बावजूद भी आज कारागार पे क्यों है, थोड़ा इस विषय में कोई रोशनी डालने को तैयार नहीं है जी। केवल ढींगरा जी 5 साल जो झगड़े केवल ढींगरा जी जो आपके सामने जो बातें रख रहे हैं इनका जवाब आपको देना है प्रदीप भटनागर जी, और सिलसिलेवार देना है और अच्छी और बड़े समृद्ध तरीके से देना है जवाब। मुख्यमंत्री साबित नहीं करना है। ये मुख्यमंत्री जनता के मुख्यमंत्री है, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी के, ना आम आदमी पार्टी के, ना तृणमूल कांग्रेस के। ये जनता के मुख्यमंत्री है, तो जनता के लिए जनता जैसी बात करनी है जी। मेरे भी मुख्यमंत्री बिल्कुल जी, बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं बिल्कुल वही बात रखना चाहूंगा। मैं आपको सभी मुख्यमंत्रियों की बात करना चाहूंगा। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री ले लीजिए, उनके वर्ड जो थे कि जो किसान बैठे हैं उनको, उनके लिए लाठी डंडे तैयार कर लीजिए, ये भाषा है हरियाणा के। सर वही बात ये जवाब आ जाती है। मैं किसी चंद्रशेखर जवाब नहीं इनके पास सर, देखिए यही बात मैं सिर्फ हम उन मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं जो जनता के दिल को छू चुके हैं, जो जनता के दिल के पास हैं, और जनता ये समझ रही है कि कोई तो एक है जो हमारी बात सुनता है। अब ये बात आप आगे बढ़ाइए। मुख्यमंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री जो है कितने ज्यादा लोगों के बीच में है, वो लोग कितने प्रबुद्ध हैं, उसकी बात भी कर रहा हूँ ना। कंपैरिजन तो तभी होगा जी। ये एक तरफ चन्नी है और एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री है। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, लाठी डंडों से किसानों का स्वागत करो, और किया भी। जिस तरह से किसान गए तो उनके साथ लाठी डंडों के साथ स्वागत हुआ भी। और आपको बताता हूं उत्तरांचल के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। उत्तरांचल के मुख्यमंत्री कहते हैं जो वायरस है उसको जीने का अधिकार है और उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए कोरोना वायरस को। तीसरे मुख्यमंत्री हैं योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के। देखिए सर, प्रदीप भटनागर जी जो कर रहे थे वो याद कर रहे हैं। मैंने उनको सही रास्ते पे लाया हूँ। एक बात बताना चाह रहा हूँ, देखिए सुनिए, उनको मैं सही रास्ते पे लाया हूँ। ये कभी विषय पे नहीं रुके, ये भटक जाएंगे। तो पंजाब के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैंने बहुत टॉपिक दिए, नशे के बारे में पूछा, नहीं बोलेंगे जी, वित्तीय घाटे के बारे में नहीं बोलेंगे। हम देखिए केवल ढींगरा जी, मैं प्रदीप भटनागर जी को मैंने रोका बीच में और उन्होंने मेरी बात समझी। हम ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो जनता जिसको ये समझती हो, ये आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए आपसे जो चर्चा है उसके माध्यम से कहीं जनता को भी ये एक प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो जनता के मन को पढ़ लेता हो, जो जनता की बातों को समझ लेता हो, जो जनता के दुख दर्द में शामिल हो जाता हो, और जो ये समझता हो कि ये फैसला कहीं राजधानी से ज़्यादा किसी गांव के लिए ज़रूरी है और वो फैसला पहले होना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपकी बात सही है। आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि दुख दर्द कौन सा मुख्यमंत्री समझता है, कौन सा मुख्यमंत्री किस तरह से लोगों के बीच में काम करता है, किस तरह से वो लोगों की समस्या समझ के उसका काम करता है। मैं तो वही बात कर रहा था कि जिस तरह से आपने कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, मैंने उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। मैंने ये माना कि कुछ मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हो सकते हैं, लोगों के दुख दर्द में जा रहे हो सकते हैं, और कुछ दिखावा भी कर रहे हो सकते हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो निरा दिखावा करते हैं। आप देखिए कि जो दिल्ली के अंदर जितनी सड़कें बनी, जितना सिस्टम बना, जितना वहां पे काम हुआ, जितने ब्रिज बने, जितने पुल बने, वो सारे शीला दीक्षित जी की सरकार में बने। लेकिन वो एक पुल पे चढ़ के फोटो खिंचा के ये कह देते हैं ये मैंने बनाया। बिजली के खंभे पे चढ़ के कह देते हैं ये बिजली का पोल मैंने लगाया। ऐसे नहीं होता था, आपको काम करके दिखाने होते हैं। बिल्कुल प्रदीप भटनागर जी, जवाब मैं आपसे लूंगा, जवाब लूंगा। राहुल जी आपके पास आना चाहेंगे। राहुल जी, एक जो कह दिया कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, बिल्कुल केवल जी मैं जवाब लूंगा आपसे। राहुल जी, हम जो एक स्वस्थ एक उम्मीद कहीं मन में एक जागृत होती है कि मुख्यमंत्री जनता का दर्द समझ ले, और जो हम बहस करना चाह रहे हैं, जो निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, वो निष्कर्ष मैं आपसे सुनना चाहता हूं।
देखिए चंद्रशेखर जी, आज देखिए हम लोग इस मामले के डिबेट क्यों कर रहे हैं? डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि चन्नी जैसे मुख्यमंत्री विरले होते चले जा रहे हैं। जी कुछ और बिल्कुल राज्यों में बिल्कुल, है, बहुत मैं सही नहीं कह रहा बात हूं कि कही वो आपने। इकलौते हैं, लेकिन तो अब ऐसे समय में जब एक कोई मुख्यमंत्री बने हैं तो उसको समझना काफी आवश्यक है कि एक तरह से इस तरह के मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। अभी यहाँ पे जैसे कि प्रदीप भटनागर जी ने एक बड़ी चीज कही कि भाई जब कोई दलित होता है तो आगे जाके वो दलित नहीं रह जाता। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप इसकी अलग व्याख्या कर रहे हैं प्रदीप जी। हम लोगों को याद है, आप 2014 को याद कीजिएगा जी। 2014 में पूरा देश क्या कह रहा था कि चाय वाला मुख्यमंत्री बन रहा है। भाई अब तो वो आज के डेट में तो चाय वाले नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जब भावनाओं को प्रकट करते हैं तो उसका प्रकटीकरण का मतलब ये होता है कि उस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों, गरीबी से जंग किस प्रकार करते हैं, गरीबी से लड़ते हुए कैसे आते हैं और गरीबी से लड़ते हुए क्या समस्याएं आती हैं, उन परिस्थितियों को वो समझता है। तो जब यहाँ पे भी जब इस प्रकार से चन्नी जैसे मुख्यमंत्री को यहाँ पे जब बने हैं ये, और हम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि देखिए अब तक जब शुरुआत में वो बने तो तब तो हम लोग केवल ये चीज कह रहे थे कि भाई दलित पंजाब में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है और बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस समय तक भी था। लेकिन जब चन्नी साहब सामान्य जनता से कनेक्ट करते हैं, सामान्य जनता के लिए निर्णय ले रहे हैं, आप सही गिनती करा रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि उनके पास आसपास कई बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, और उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में जनता के लिए निर्णय लेना आसान नहीं होता, चाहे वो आर्थिक परिस्थितियां हो। उनका टेन्योर कम अवधि का है, एक कम समय में उन्हें कुछ रिजल्ट देना है जनता को, तो इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी वो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज बिल्कुल तारीफ के लायक, और ये इस प्रकार की चीजें वहाँ एक मुख्यमंत्री नायक की तरह खड़ा हो। राहुल जी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम लौटते हैं अपने तीनों मेहमानों के पास। राहुल जी, बात चल रही थी कि ऐसे विरले मुख्यमंत्री कैसे जनता को मिले, चाहे दल कोई सा भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे मिले तो जनता जो एक राजनीति की विद्रूपताओं और दुर्विसंधियों से ऊब चुकी है, उसको एक तुरंत समाधान और तुरंत ऊर्जा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए आप, हमें याद है कि आप गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए। आप देखिए लास्ट समय में भी वो जूझते हुए थे, लेकिन बिल्कुल वो अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते हुए भी उन्होंने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को कभी छोड़ा नहीं, जनता के प्रति जिम्मेवारी को नहीं छोड़ा। अब हम लोग अभी उसी रूप में हम लोग चन्नी साहब को देख रहे हैं कि जो छोटा ही पीरियड है, लेकिन इस पूरे पीरियड में अपना समय का ये मैक्सिमम प्रयोग कि किस तरह से जनता को अधिकतम हम राहत प्रदान कर सकते हैं। इस समय जिस तरह से महंगाई प्रचंड रूप से बढ़ गई है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने अपने तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाई। अब उसके बाद अब जिम्मेवारी थी, बीजेपी शासित राज्यों के भी उन लोगों ने भी घटा लिया था, लेकिन अब जिम्मेवारी थी इनके ऊपर भी। जैसा कि भटनागर साहब ने बताया कि अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बेहतर भी नहीं थी, और इन्होंने उसके बावजूद भारी मात्रा में जो है कि वैट की कमी की, क्योंकि जनता को राहत मिलना आवश्यक चीज था। डीजल पेट्रोल के ऊपर महंगाई से बहुत मुश्किल होता है लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रशेखर जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी जब कहीं हमें मिलता है तो कहते हैं कि आप टीवी डिबेट पर जाए तो कृपया जरूर महंगाई का मामला उठा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग सामान्य कार्यकर्ता है जिसको जनता के साथ जुड़ना पड़ता है, बड़े नेता डील करने के लिए नहीं आते और वो बोल भी नहीं सकते। तो ये आप सोच के देखिए कि हर कोई भी पार्टी के लोगों इसमें अगर कोई भी जनता के बीच में जा रहा है तो महंगाई एक बड़ी मुद्दा है इस समय। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी महंगाई के मामले को कहना पड़ा कि जो इस प्रकार के परिणाम आए, महंगाई सामने, महंगाई से निपटने के लिए राहुल जी ये सच, राहुल जी ये सच बोलना पड़ता है। दरअसल जनता सब जानती है, और ये लोकतंत्र की सबसे एक लोकतंत्र के लिए उत्सव का दिन होता है जब उसका नेता, उसका चुना हुआ नेता सच बोलता है, सच्चाई को स्वीकार करता है, और इसका सभी दलों को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कि हाँ उन्होंने सच बोला है और उन्होंने जनता का सम्मान किया है। जनता ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, लोकतंत्र जीता है, बाकी सब हारे हैं, ये प्रकट होना चाहिए। प्रदीप भटनागर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं यही थोड़ा सा अपनी बात को पूरी करूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। मैं पहले तो ये बता दूं, देखिए अगर चाहता तो मैं भी अपने मुख्यमंत्री कसीदे पढ़ सकता था, मगर हमारे जो सोच और हमारी जो एक विचार आज के बैठे हैं पंजाब को लेकर बैठे हैं जी। और देखिए ढीगरा जी किस तरीके से विभिन्न बातों को कहां से कहां ले जा रहे थे, मगर मेन पॉइंटों पे नहीं आ रहे थे।
देखिए, अगर बात करूं अगर पंजाब के बारे में, श्री चन्नी जी मुख्यमंत्री बने और मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री सबके हैं, हमारे भी हैं, हम सम्मान करते हैं, मगर विषय अगर जनता के पूछने के तो पूछे जाएंगे, उसके जवाब भी देने पड़ेंगे जी। पहली चीज देखिए, अगर श्री चन्नी जी में बिल्कुल कैपेबिलिटी है और काम करने के आगे बढ़ने का है तो उसके विषय में भी हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर जब दूसरी तरफ देखते हैं जब राज्य की तरफ, तो राज्य उसको भी बोलना चाहिए। क्या आप किसी राज्य से कुछ चीज सीख नहीं सकते? चलिए फिर घाटे की बात करते हैं कि सोनिया जी जो हैं, जो सूबे की मुखिया हैं कांग्रेस की, जिस मुखिया में खोट होता है उसकी सरकारों में ऐसे ही होता है। अगर मुखिया अगर अच्छी होती और मुखिया अगर देखती होती, जो आज कसीदे पढ़े जाते हैं मुंटेक सिंह आलूवालिया और श्री मनमोहन सिंह जी के, तो आज वो कहां चले गए? जो पंजाब को उभार नहीं पाए, राजस्थान को उभार नहीं पाए, छत्तीसगढ़ को उभार नहीं पाए, लड़ाई खत्म नहीं कर पाए। उसके विषय में भी बहुत लंबी चीजें हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे उस विषय में, अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा। इतने वित्त विशेषज्ञ हैं कांग्रेस के पास, तो 88% क्यों घाटे में चल रही है पंजाब? क्या पंजाब में कोई नई चीज नहीं हुई, कोई नई इंडस्ट्री नहीं बसाई गई? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश का। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जब प्रदेश के अंदर बिल्कुल पैसा नहीं था और गड्ढे भयभीत बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर थे और पैसे भरने, गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत विपक्ष ने हमारा मजाक उड़ाया। क्या काम किया प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री ने? क्या काम किया? एमएसएमई को बढ़ाया, कृषि को आगे लाए और छोटे छोटे चीजों को आगे लाए और अपने पैसे को जोड़ना शुरू करा, बिजली के सिस्टम को ठीक करा, जहां सालों साल कभी पीढ़ी दर पीढ़ी मीटर नहीं लगे उसको काम किया, छोटी छोटी चीजों को इनकम बनाया गया। तो आज प्रदेश के अंदर जितना विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है, 24 घंटे बिजली का हो रहा है, वो भी चीजें, क्योंकि प्रदेश को अब जनता के लिए इनकम का भी स्रोत बनाना चाहिए। 19 चीनी मिलें चालू करिए प्रदेश के अंदर। आज पंजाब के अंदर दो जिलों के अंदर विश्वविद्यालय बनने थे और आज वित्तीय घाटे की वजह से वो आज तक पास नहीं हो पाए, उद्घाटन नहीं हो पाया। उसके बाद क्या बता पाएंगे ये बैठे ढींगराज मेरे साथ? आप हरियाणा की सरकार को बोल लीजिए, हिमाचल सरकार को बोल लीजिए, पंजाब सरकार को बोल लीजिए, मगर आपकी सरकार को कोई बोले तो आप बहुत बुरा मानते हैं। जी राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी, आप जो कहना चाह रहे हैं उससे पहले एक बड़ी मार्मिक बात मैं कहना चाहूँगा। एक पत्रकार साथी हमारे, उन्होंने जब पंजाब के ऊपर बात चल रही थी तो बहुत पहले एक बात कही उन्होंने कि चाहे कुछ भी हो या ना हो, विकास कैसे भी हो, लेकिन पंजाब का विकास ऐसा होना चाहिए कि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है उसके सपनों में अमेरिका और यूरोप की जगह हिंदुस्तान आना चाहिए, पंजाब आना चाहिए। और ये वाकई में ये होना चाहिए कि पंजाब का ऐसा विकास होना चाहिए कि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है उसके सपनों में कहीं भविष्य में कहीं अमेरिका और यूरोप की जगह हिंदुस्तान दिखे, खुशहाल पंजाब दिखे, ये होना चाहिए। जी मैं बिल्कुल सहमत हूं चंद्रशेखर जी आपके बातों से कि ऐसी स्थितियां मिलनी चाहिए। क्यों एक तरह से हमारे प्रतिभा पलायन की स्थितियां क्यों आए? जो प्रतिभाएं यहाँ से जो है कि दूसरे देश जाना चाहती है उसको यहीं पे उभरने का मौका मिले, यहीं पे पल्लवित और पुष्पित होने का मौका मिले। हम लोगों ने देखा है कि उस तरह से जो कि कबूतरबाजी में कितना नुकसान होता है, कितना अमानवीय परिस्थितियों से लोगों को गुजरना पड़ता है, वो तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने देखी है। तो ये परिस्थितियां बननी चाहिए और इस प्रकार की अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और हमें लग रहा है कि उस दिशा में कुछ ना कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं। जी राहुल जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल केवल ढींगरा जी से। केवल ढींगरा जी, खुले मन से एक बात कहिए कि ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी और अन्य दल से, मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए नायक जैसा जो हमेशा जनता के साथ खड़ा हो। और पार्टियां अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन जनता के दुख दर्द वाला मुख्यमंत्री चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है वर्तमान दौर में, और हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और मेरा भी मानना यही है, मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो लोगों के दिल में वास करता हो। पुराने टाइम में आपने राजे देखे होंगे, कई राजे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से राज किया और उनका राज का शासन भी बहुत लंबा रहा। तो इसी तरीके से ऐसा शासन होना चाहिए कि जिससे लोगों का दुख दर्द जो है वो सीएम अपने अंदर समाए
अपनी उनकी बात भावना समझे, उनकी बात समझे, उनकी दिक्कत समझे और उस दिक्कत को ठीक करे। और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, जिसको ये पता हो कि आम आदमी किस तरह से जीता है। आज हमारा देश जो है वो करीबन 5 करोड़ के करीब जो है रिटर्न भरता है। बाकी के जो 100 करोड़ की जनसंख्या है, जो बड़े लोग होते हैं, बाकी तो बच्चे होते हैं, जो 100 करोड़ है उनमें 5 करोड़ को छोड़ दे तो 95 करोड़ जनसंख्या जो है वो जमीन पे है, वो डाउन टू अमाउंट है, उनके पास पैसा नहीं है। और वो लोग, उन लोगों को अगर समझते हुए मुख्यमंत्री काम करे तो जो देश है वो तरक्की कर सकता है और प्रदेश भी तरक्की कर सकता है। वो सबसे पहले उनको एजुकेशन होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री एजुकेशन समझे कि अपनी स्टेट के अंदर इतने स्कूल खोले जाए, इतना एजुकेशन दिया जाए, तो लोग समृद्ध हो सकते हैं। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं, बड़े सारे फैसले हैं जो ले सकते हैं। और मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि आप सरकारों के काम और सरकारों के वायदे और सरकारों की इम्प्लीमेंटेशन, अगर सारी चीज को दौर को अगर चेक अरे यार ढींगरा जी ये बताओ, आपने कितने इंडस्ट्री हब बनाए, आपने ये बताओ। और नहीं काम कर रहा, ये मापदंड नहीं है कि एक आदमी, हाँ बताओ, एमएसएमई पे कितना काम किया आपने? एक आदमी धरातल पे पक्का काम कर रहा हो, दोनों में फर्क है। और दिखते दोनों एक जैसे। मत घुमाइए आप, बात समय पूरा मत कीजिए, आप इधर की बात करें, समय पूरा करें, टॉपिक की बात नहीं कर रहे आप। चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ टॉपिक पे बात नहीं चल रही है, पंजाब को लेकर एक टॉपिक पे बात नहीं बोली है। मेरे पास कसीदे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है मुख्यमंत्रियों के लिए। मैं आप बहुत छोटी बताता हूँ आपको चंद्रशेखर जी, जब मैं 15 वर्ष का था तो मेरे भाई, मेरे फादर बताते थे, लोग अगर सड़क है तो पंजाब की है, जहाँ पेट का पानी भी नहीं हिलता, और अगर बसें हैं तो पंजाब की हैं। आज वो सब कहाँ चली गई? ये लौटाना पड़ेगा जो लोगों का जो मोदी जी ने कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए आपके पास? मैं थोड़ा बता दूं, मैंने सवाल करा कि 2 यूनिवर्सिटी बननी थी, 2 जिले में यूनिवर्सिटी बननी थी, उसके बारे में 2 जिले में यूनिवर्सिटी बननी थी, उसके विषय में नहीं बिल्कुल बोलेंगे ढींगरा जी। ये क्यों किए? आज जब पंजाब की बात करते हैं तो ये कहीं और भाग जाते हैं। आपने 100 टन गेहूं रख रखा है, क्या किया उसका बताइए आप मुझे, कहाँ बेचा आपने? आप विषय पे स्कूल हरियाणा के अंदर बंद कर दिए गए, 11,000 गुजरात के अंदर 4,000 स्कूल बंद कर दिए आपने। उससे बताइए आप उस पर क्या कर रहे हैं? आप उस पर एजुकेशन को खत्म करोगे तो लोग अनपढ़ हो जाएंगे। प्रदीप भटनागर जी, लोगों के पास पढ़ाई नहीं होगी। केवल जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं प्रदीप भटनागर जी। मेरा टॉपिक तो पंजाब को विषय को लेके है, ना मैं उत्तर प्रदेश जाना चाहता, ना हरियाणा जाना चाहता, ना मैं राजस्थान जाना चाहता। जाने को बहुत कुछ पहुंच सकता हूँ। मैंने पूछा कि 11,000 से ऊपर FIR दर्ज है ड्रग्स के ऊपर, आपने क्या किया? चुप साथ जाते हैं आप। आपने MSME पे क्या किया? आप उसे बताइए। आपने कितने इंडस्ट्री हब, इंडस्ट्री आपने कॉलोनियां बनाए, बता दीजिए। आप लुधियाना खत्म कर दिया आपने इंडस्ट्री में, करनाल खत्म कर दिया इंडस्ट्री में, पटियाला खत्म कर दिया इंडस्ट्री के अंदर। जो मेन हब था लुधियाना, बिल्कुल जीरो कर दिया इन्होंने। राहुल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। राहुल जी इसका जवाब। चंद्रशेखर जी, मैं इस सवाल पे भी जवाब में आऊंगा। इसके पहले भटनागर जी काफी एक अच्छी चीज कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश के कार्यों की पूरी प्रगति की पूरी कहानी भी बता रहे थे कि भटनागर जी ने भी बताया कि खजाना खाली था, है ना भटनागर जी? और खाली खजाने के ऊपर भी एक तरह से वहां पे काफी कामकाज हुआ, ये आपने बताया। देखिए, काम का जब आप करते तो आपके खर्चे होते हैं और परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल हो, इसकी गारंटी नहीं है। मैं आपको एक उत्तर प्रदेश सरकार का ही केवल आंकड़ा देके फिर आपके इस सवाल पे भी आ रहा हूं। 2020-21 में उत्तर प्रदेश पे कर्ज था 56 लाख करोड़, और ये कोरोना तमाम तरह की चीजों के बाद अब वो कर्ज जो है वो 59 लाख करोड़ रुपया का कर्ज हो चुका है। तो आप काम करते हैं, अब ठीक है, सरकारों को आगे मैनेजमेंट करना है कि किस प्रकार से वो उसका मैनेजमेंट करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार भी कर्ज में है, ये एक विपरीत परिस्थिति है। ऐसा कर्ज में नहीं होती, ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में केवल रोने धोने से तो काम नहीं होगा। ऐसे स्थितियों में भी चुनौतियों के बीच में निकलना पड़ेगा, जो चैनी जी कर रहे हैं। वहां पे आपका देखिए कर्ज आपका 59 लाख करोड़ पहुंच चुका है। तो ऐसे में ऐसा नहीं हो रहा कि योगी जी जो है आगे कोई अपनी कार्य की घोषणा नहीं करना पड़ेगा। जनता को उत्तर प्रदेश में हूँ, वही स्थितियां मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में दिख रही है छोटी सी, वो एक स्वागत की शुरुआत है। अब देखना है कि आगे कहां तक ले जाता है। लेकिन अभी तक चन्नी जी ने शपथ ग्रहण से लेकर आज तक कोई भी गड़बड़ी नहीं की, और मैं जो उनको बिल्कुल वाच कर रहा हूँ कि वो ढींगरा जी थोड़ा ये बता देंगे कि आप अपनी पेट्रोल के बारे में बता रहे थे। सब प्रदेश सरकारों ने पेट्रोल घाट, जब पेट्रोल के जितने भी रेटें कम कर दी, आपने देरी क्यों कर दी?
आप इनसे ये पूछे, राहुल जी बताएंगे क्या? प्रदेश की जनता, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या पंजाब की, राहुल जी महंगाई उन्हें झेलनी पड़ती है। राहुल जी ये पूछ रहे हैं कि तो पंजाब में देरी क्यों हुई? पंजाब सरकार ने घटाया। हाँ, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं चंद्रशेखर जी? ये पूछ रहे हैं कि पंजाब में देरी क्यों हुई घटाने में, उसी दिन क्यों नहीं घटाया गया? कैबिनेट की बैठक उसी दिन बुलानी चाहिए थी। कैबिनेट को भी अगले दिन घटा दिया। देखिए, अगर वो नहीं घटाते तब तो भटनागर जी मैं भी बिल्कुल कहता कि ये गलत चीज है और आप जन भावनाओं के साथ नहीं है। दूसरी दिन राज्य सरकारों ने नहीं घटाया, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी घटाइए, जन भावनाओं के साथ जुड़िए, चाहे जो भी कोई सरकार हो। लेकिन हाँ, निर्णय उन्होंने लिया 2 दिन 3 दिन आगे पीछे के निर्णय लेने से कोई उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ये एक स्वागत योग्य चीज है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, केवल ढींगरा जी, राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जनता का चाहिए, नायक चाहिए, एक ऐसा नायक जो जनता की समस्याओं को समझे और उनका हल करे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।